Hello everyone, happy learning to all of you. Myself Viren Wadhwa from स्वस्तिक एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम एक काफी इजी सा डेरिवेशन जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम गॉस लॉ को डिफाइन करने वाले हैं और गॉस लॉ को वेरीफाई करने वाले हैं यूजिंग कोलम्स लॉ। तो इस डेरिवेशन का नाम ही ये है कि गॉस लॉ को वेरीफाई करे यूजिंग कोलम्स लॉ। हम सबको पता है कि गॉस भैया ने ना हमें एक चीज बताई थी। गॉस लॉ क्या था वो समझते हैं। कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस हो, गिवन दैट कि वो 3D है, बराबर, उसमें से जो आने जाने वाला फ्लक्स होगा दैट वुड बी 1/एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज इन दैट क्लोज सरफेस, राइट। एकदम सिंपल भाषा में, अपनी भाषा में हम सबको पता है कि जो फ्लक्स होता है वो होता है Q इंक्लूडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जो ये जो फ्लक्स है वो Q इंक्लूडेड बाय एप्सिलॉन नॉट तो होता है, ये गॉस लॉ कहता है, बराबर बात है। अब हम लोग क्या करने वाले, कोलम्स लॉ से इस चीज को प्रूव करने वाले कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा, गॉस लॉ एक और चीज कहता है। गॉस लॉ एक और चीज क्या कहता है कि गॉस लॉ ये कहता है जो फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, राइट। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन। ऐसा बोलता है कि अगर आपको कभी भी क्लोज सरफेस में से फ्लक्स निकालना है तो वो Q इंक्लूडेड बाय एप्स नॉट होगा। अब ds की जगह आप dA भी लिख सकते हैं। सो मैंने इधर dA लिखा है, या चलो नीचे ds लिखा है, सो हर जगह ds लिख देता हूं, ठीक है। सो E डॉट ds वही सरफेस एरिया ही है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। आप A लिखो, आप S लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हम लोग को पता है फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो E डॉट dA का इंटीग्रेशन होता है, बराबर बात है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं कि हमारा जो स्फीयर है उसके अंदर हमने प्लस Q का चार्ज रख दिया है, ठीक है। ये स्फीयर को मैंने बंद कर दिया, ये जो रेडियस है ये हमारा कैपिटल R है। अब देखो प्लस Q चार्ज जो है वो क्या करेगा, अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट करेगा। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो हमेशा उससे दूर होगी, है ना, हमेशा उससे दूर होगी। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वुड ऑलवेज बी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। एक ये छोटी सी एरिया ले लेते हैं dA, ठीक है। अब एरिया का जो एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया का डायरेक्शन कहां होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट। अब जैसे 3D सरफेस है तो आउटसाइड द सरफेस हम लोग को लेनी होती है एरिया। सो दिस इज अवर एरिया। इससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो जो एरिया होगा वो भी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, ऐसे, बराबर बात है, ठीक है। अब हम लोग अगर यहाँ पे फ्लक्स निकालना चाहें तो फ्लक्स का हम लोग को फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। इंटीग्रेशन करेंगे ई डॉट डी एस कॉस थीटा, जहां पे जो कॉस थीटा होता है दैट थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में यहाँ पे एंगल क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, एरिया भी इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो जीरो है, हम सबको दिख रहा है। सो क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस कॉस जीरो, हम लोग को पता है कॉस 0 1 होता है, बराबर बात है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे क्लोज इंटीग्रेशन ईडीएस। अच्छा, डॉट तो हट चुका है, सो ईडीएस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लेते हैं और इंटीग्रेशन कर देंगे डीएस, एरिया का पूरा इंटीग्रेशन कर देंगे। सो फुल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होती है, हम सबको पता है। स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो जो हमारा फ्लक्स आ जाएगा वो जाएगा E इंटू 4πr²। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमने जो फ्लक्स निकाला है वो E इंटू 4πr² है। और अकॉर्डिंग टू कोलम्स लॉ एक पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस की दूरी पे, अच्छा यहाँ पे कैपिटल R लिख देता हूं भाई क्योंकि मैंने वहां पे कैपिटल R लिखा है, तो r डिस्टेंस की दूरी पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको पता है, KQ/r² होता है, राइट। सो इस चीज में अकॉर्डिंग टू कोलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कोलम्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारे पॉइंट चार्ज की वजह से वो KQ/r² होने वाली है। R की जगह पे हम कैपिटल R लिख देते हैं और K की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q/r², बराबर बात है। सो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे 1/4πε0 Q/r² लिखा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे लिखा, बराबर बात है। एंड 4πr² ऐसा का ऐसा रहने दिया, बराबर बात है, ठीक है। 4πr² जो है वो कट हो जाएगा एंड यू वुड गेट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स एज Q/ε0। देखो, अच्छा देखो, अब ये Q इंक्लूडेड ही क्यों है वो भी समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे Q की जगह पे 2Q रख देता तो क्या होता,
तो यहाँ पे Q की जगह 2Q आ जाता, यहाँ पे भी Q की जगह 2Q आ जाता, यहाँ पे भी Q की जगह 2Q आ जाता, यहाँ पे भी Q की जगह 2Q आ जाता। तो सारे Q की जगह पे 2Q आ जाते, बराबर बात है। तो इससे हम लोग को ये समझ आता है कि इनसाइड वाला जो भी इंक्लूडेड चार्ज होगा वही यहाँ पे आने वाला है। यहां से हम ये जो गॉस लॉ है उसको यूजिंग कूलम्ब्स लॉ वेरीफाई कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात आप देख सकते हो कि जो फ्लक्स है वो डज नॉट डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम एक स्फीयर ले लेते हैं, वो r रेडियस का है, उसके अंदर हमने q चार्ज रखा है, उस स्फीयर का रेडियस डबल कर दिया, तो अब फ्लक्स कितना होगा? तो फ्लक्स उतना ही होगा। समझ आता है? फ्लक्स जो है डिपेंड्स ऑन द चार्ज इंक्लूडेड और एंड द मीडियम सराउंडिंग इट। सो मीडियम पे डिपेंड करता है और चार्ज इंक्लूडेड पे डिपेंड करता है, स्फीयर के रेडियस पे नहीं। सो आप स्फीयर का रेडियस r रखो, 2r रखो, 3r रखो, फ्लक्स अगर 10 है तो वो 10 ही रहने वाला है। फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है बताएंगे, अगर आपने चार्ज q की जगह 2q रख दिया, बराबर 2q की जगह 3q रख दिया, तो फ्लक्स जो है उस पर डिपेंड करेगा। और फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? अपने आजू बाजू के सराउंडिंग मीडियम पे। अगर मैंने मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज कर दिया, मतलब वैक्यूम की जगह कुछ और रख दिया, तो फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। सो इसी के साथ हमने गॉस लॉ को वेरीफाई किया है यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। आई होप सो आप सबने वो चीज लिख ली होगी। आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए कि हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन क्या होना चाहिए, जो हमें डिस्कस करना चाहिए। हम आपसे आज विदा लेंगे। एंड वीरेन वाधवा साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।